आप सभी साथियों का प्रयास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। प्रयास की टेस्ट सीरीज ग्रेड थर्ड सब्जेक्ट एसएसटी में 9 टेस्ट के अपन क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे देखिए। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय विकास का घटक नहीं है? राष्ट्रीय विकास का घटक नहीं है। अब देखो, राष्ट्रीय विकास केवल और केवल आप राष्ट्रीय आय से पता नहीं लगा सकते कि राष्ट्रीय विकास कितना है। इस राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार की अवधारणाएं आती हैं। जैसे शिक्षा का स्तर क्या है, चिकित्सा का स्तर क्या है, गरीबी की स्थिति क्या है, बेरोजगारी की स्थिति क्या है, इन सभी कारकों पर, साक्षरता क्या है, इन सभी कारकों पर निर्भर करता है राष्ट्रीय विकास। तो देखिए, राष्ट्रीय विकास का घटक नहीं है, पूछा है कि नहीं है आर्थिक पहलुओं की समझ का विकास। जितने भी आर्थिक पहलू हैं उनकी समझ का, आर्थिक पहलू, शिक्षा, चिकित्सा, ये गरीबी, ये का विस्तार हो रहा है, इसका मतलब विकास हो रहा है। गरीबी मतलब गरीबी का निवारण किया जा रहा है, ये भी है। ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो रहा है, ये भी आर्थिक इस राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत आता है। लैंगिक असमानता नहीं आता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। यहां लैंगिक समानता आता है। लैंगिक समानता आता है। लैंगिक समानता क्या है? राष्ट्रीय विकास का घटक है और असमानता नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका लैंगिक असमानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प प्रति व्यक्ति आय को प्रदर्शित करता है? प्रति व्यक्ति आय यानी प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्या है, किस प्रकार से ज्ञात कर सकते? तो इसको औसत आय भी कहते हैं, पर कैपिटा इनकम, पीसीआई, या इसको औसत आय भी कह सकते हैं, औसत आय भी कह सकते हैं। तो देखो, सकल घरेलू उत्पाद, ये जीडीपी है, नहीं होगा। शुद्ध घरेलू उत्पाद, ये भी नहीं होगा। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ये भी नहीं होगा। राष्ट्रीय आय यानी एनआई में टोटल जो नेशनल इनकम है उसमें कुल जनसंख्या क्या दे दो, टोटल पॉपुलेशन का भाग दे दो, तो अपने पास क्या आ जाएगी, पीसीआई। तो आंसर हो जाएगा सी। कितने नंबर का हो गया साहब? ये क्या हुआ? सुनो, एक देखना जरा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य, असत्य कौन सा है? औसत आय राष्ट्रीय विकास की माप का उपयोगी मापदंड है, परंतु ये असमानताओं का छुपा देता है, असमानताओं को छुपा देता है। जैसे गरीबी, ये इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। शिक्षा कार्य इसका पता नहीं होता है। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है, तो ये भी सही है कथन, ये कथन भी सही है। आय का स्तर राष्ट्रीय विकास के आकलन के लिए पर्याप्त मापदंड है, पर्याप्त मापदंड नहीं है। केवल राष्ट्रीय आय के आधार पर राष्ट्रीय विकास का पता नहीं किया जा सकता। देश की साक्षरता की स्थिति, मानव संसाधन की स्थिति क्या है, पूंजी निर्माण की स्थिति क्या है, स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं, ये सारी चीजों पर निर्भर करता है। ये क्या हो रहा है? तो इसमें मैं तो वही दबाया यार। अब इसी से तो आ जाएगा। साक्षरता दर के आकलन में किस आयु वर्ग को आधार माना जाता है? तो साक्षरता दर में 7 वर्ष को माना जाता है। किसको माना जाता है? 7 वर्ष को माना जाता है। प्रति 1000 जीवित बच्चों में 1 वर्ष से कम आयु में मरने वाले बच्चों का अनुपात क्या कहलाता है? तो मरने वालों की संख्या पूछी है तो इस मृत्यु दर नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा? क्योंकि बच्चों की बात है। किसकी बात है? बच्चों। तो यहाँ क्या आ जाएगा? शिशु मृत्यु दर। राष्ट्रीय विकास के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय विकास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। किसी राष्ट्र के निवासियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने की क्षमता राष्ट्रीय विकास कहलाती है। सही है। समृद्धि एवं सकारात्मक परिवर्तन राष्ट्रीय विकास के अंग है। समृद्धि एवं सकारात्मक परिवर्तन राष्ट्रीय विकास के अंग हैं। व्यक्तियों के जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं या रोजगार के साधनों की उपलब्धता के माध्यम से राष्ट्रीय विकास को प्राप्त किया जा सकता है। सारे के सारे कथन आपके राइट हैं। राष्ट्रीय विकास की अवधारणा में शामिल है।
कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी, राष्ट्रीय विकास होगा। उद्योगों का विस्तार होगा तो भी राष्ट्रीय विकास का द्योतक है। शैक्षिक अवसंरचना का विकास, एजुकेशन डेवलपमेंट होगा तो भी ये होगा, तो इसमें भी ये सारे के सारे। राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों के साथ शामिल है। तो ये तो गुणात्मक परिवर्तन है, इसके साथ साथ मात्रात्मक। तो गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन दोनों होंगे, गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन। ये कैसे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवर्तन के साथ शामिल है, तो गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन दोनों। विकास दर का निर्धारण जिस अवधारणा से किया जाता है, तो वो किया जाता है जीडीपी से। अब जीडीपी क्या है, तो देखो एक देश में एक वित्त वर्ष में जितना भी अंतिम वस्तुओं का उत्पादन होता है, अंतिम वस्तुओं का उत्पादन होता है, उसका मौद्रिक मूल्य जो होता है वो क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था, तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया एक इनकी पुस्तक है, उसमें पीसीआई बताई थी इन्होंने 20 रुपए। कितनी बताई थी, 20 रुपए। और पुस्तक कौन सी थी, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो आंसर होगा दादा भाई। और यदि पूछ लिया जाए कि वैज्ञानिक पद्धति पर राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की गई थी, तो वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर जो गणना की थी वी राव द्वारा। यह है राष्ट्रीय आय में निम्न में को शामिल नहीं किया जाएगा, शामिल नहीं किया जाएगा। पेंटर द्वारा स्वयं के लिए निर्मित पेंटिंग शामिल की जाएगी। शिक्षक द्वारा अपने बच्चे को पढ़ाना, पेंटर द्वारा स्वयं के लिए निर्मित पेंटिंग, तो स्वयं के लिए जो निर्मित पेंटिंग होगी वो शामिल नहीं होगी। अपने बच्चे को पढ़ाना भी शामिल नहीं होगा, गृहिणी की सेवा भी शामिल नहीं होंगी। तो इनमें से किसी को भी शामिल नहीं किया जाएगा। गैर आर्थिक क्रियाएं हैं, केवल आर्थिक क्रियाओं को एनआई में शामिल किया जाता है। कौन सी क्रियाओं को, जिससे पैसे का लेन देन हो, केवल आर्थिक क्रिया को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है एनआई में, बाकी क्रियाओं को शामिल नहीं किया जाता। तो गैर आर्थिक क्रियाएं हैं सारी, गैर आर्थिक क्रियाएं हैं, अतः उत्तर हो जाएगा सभी। दादा भाई नौरोजी ने अपना पूंजी निकास सिद्धांत, यानी इसको धन निष्कासन सिद्धांत भी कहते हैं, धन निष्कासन सिद्धांत के नाम से जिसको जाना जाता है, जो दिया गया था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। और ये जो पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1901 में, 1901 में प्रकाशित हुई थी। और राष्ट्रीय आय की गणना जो की गई थी 1867-68 में की गई थी। कब की गई थी, 1867-68। तो ये है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल्स इन इंडिया। वर्तमान में राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने का आधार वर्ष क्या है, आधार वर्ष क्या है, कौन से वर्ष से चालू वर्ष की कीमतों की तुलना की जाती है। जिस वर्ष से चालू वर्ष की कीमतों की तुलना की जाती है वो आधार वर्ष कहलाता है। और वर्तमान में 2011-12 है, इससे पहले था 2005, जिसको 1 जनवरी 2015 को चेंज करके क्या कर दिया गया, 11-12 कर दिया गया है। राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना की गई, तो इसकी अगस्त 1949 में स्थापना की गई थी। अगस्त 1949 में इसकी स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस। कौन थे, पीसी महालनोबिस के अध्यक्ष थे। मानव विकास सूचकांक जारी करता है, तो यूएनडीपी करता है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूएनडीपी प्रतिवर्ष एचडीआई क्या जारी करता है, एचडीआई जारी करता है।
एचडीआई रिपोर्ट 2025 में भारत का एचडीआई मूल्य रहा है तो 0.685 रहा है। एचडीआई की अवधारणा विकसित किसके द्वारा की गई? तो ये महबूब उल हक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री। राष्ट्रीय आय को मापने के नियमों से कौन सी विधि नहीं है? तो इसकी 3 विधियां हैं, उत्पादन विधि है, आय विधि है और व्यय विधि। ये वाली नहीं है तो आंसर आपका राइट हो जाएगा ये। राष्ट्रीय आय से संबंध रखने वाले अर्थशास्त्री निम्न में से हैं? मार्शल, पिगू, साइमन कुजनेट्स एंड फिशर। तो सभी के सभी राष्ट्रीय आय से संबंधित अर्थशास्त्री हैं। सकल घरेलू उत्पाद है, तो सकल घरेलू उत्पाद, तो जीडीपी का एक सूत्र आपको मैंने बताया था। जीडीपी कैसे ज्ञात की जाती है? तो जीडीपी ज्ञात की जाती है जीडीपी बराबर जीएनपी माइनस एक्स माइनस ए या एनएफआई, ये माइनस किया जाता है। तो एनएफआई का मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। एब्रॉड का मतलब विदेश। तो जीएनपी में से विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय इकट्ठा का। तो ये क्वेश्चन आपके थे, इनका सॉल्यूशन। थैंक यू। नमस्कार, प्रयास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता, हमारी टास्क टेस्ट सीरीज चल रही है, तो उसमें एसएससी के पेपर का सॉल्यूशन, और इस बार आपका टॉपिक पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन था। तो उसके जो प्रश्न है उनका हम सॉल्यूशन देखते हैं। स्क्रीन पे आपके सामने पहला प्रश्न है। 81 प्रश्न है, कौन सा कथन असत्य है? तो इसका मतलब है इन चारों कथनों में से हमें सबसे पहले कौन सी बात देखनी है कि कौन सी बात सही नहीं है, असत्य को निकालना है। इसका मतलब 3 सही हैं और 1 गलत मिलेगा इसमें ना। तो पहला देखो, पंचायत के विघटन। विघटन का मतलब पंचायत का कार्यकाल पूरा हो जाए। विघटन के बाद 6 महीने की अवधि के समाप्त होने से पूर्व चुनाव होने चाहिए। ये बात तो ठीक है। विघटन के बाद 6 महीने, मान लो कोई पंचायत बनी और उस समय से पहले उसका विघटन हो गया, तो 6 महीने के पहले चुनाव करवानी, बात ठीक है। शीघ्र विघटन के बाद नवगठित पंचायत 5 वर्ष के कार्यकाल तक रहती है, ये गलत बात है। अगर कोई पंचायत विघटित होती है तो जो नवगठित पंचायत होती है उसका कार्यकाल हमेशा कितना होता है? शेष कार्यकाल। वो पूर्ण कार्यकाल के लिए नहीं बनेगी, बल्कि किसके लिए बनेगी? शेष कार्यकाल के लिए बनेगी। और शेष कार्यकाल वाली बात है, तो यहां पर क्या कर रहे हैं कि जो नवगठित पंचायत होगी वो कितने साल के लिए बता रहे हैं? 5 साल। तो ये कथन सही नहीं है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान पंचायत राज संशोधन अधिनियम 2021। पंचायत राज अधिनियम में संशोधन किया गया है 2021 में, और उसके गजट नोटिफिकेशन के अनुसार ग्राम सेवक को किस नाम से जाना जाता है? तो इससे पहले तो ये नाम ग्राम सेवक, और ग्राम सेवक को हम इस नाम से भी जानते हैं, किस नाम से? कि पंचायत का सचिव होता है, पदेन सचिव, ठीक है। तो ग्राम सेवक और पदेन सचिव का नाम पहले था, और इस संशोधन के बाद इसका नाम हमने किया था कौन सा? वीडीओ के नाम से जानते हैं, और वीडीओ का मतलब होता है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी। तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, ग्राम विकास अधिकारी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखो अपना, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा के बारे में बताता है? ग्राम सभा के गठन के बारे में जो आपकी 4 आर्टिकल हैं, ये 4 ऑप्शन है, उनमें से कौन सा सही? तो आप देखो, बात कर रहे हैं ग्राम सभा, और ग्राम सभा के बारे में हमने बात की थी कि ग्राम सभा को क्या कहा जाता है? पंचायती राज की, इसको क्या कहते हैं? लघु संसद के नाम से भी जाना जाता है। और ग्राम सभा की एक तो प्रश्न ये पूछा हुआ है पूर्व एग्जाम में कि ग्राम सभा की परिभाषा का उल्लेख कहां पर है, और एक प्रश्न है कि ग्राम सभा के गठन का उल्लेख कहां है। ये 2 अलग अलग आर्टिकल होंगे। तो परिभाषा के लिए हम पंचायती राज की बात करें तो परिभाषा का उल्लेख कहां मिलेगा आपको? परिभाषा का उल्लेख कहां मिलेगा? 243 आर्टिकल में पंचायती राज की परिभाषाएं कहां है? 243। और अगर ग्राम सभा के गठन की बात करते हैं तो कौन सा आर्टिकल होता है? 243 क का मतलब ए,
ठीक है, तो हमें प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, ग्राम सभा के बारे में, यानी ग्राम सभा के गठन की चर्चा जो है वो कौन सा आर्टिकल कर रहा है, तो राइट आंसर कौन सा हो गया, 243 से। ठीक है, और नेक्स्ट देखो, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना है। तो आपको पता है ना कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई, और पंचवर्षीय योजना जैसे पहली पंचवर्षीय योजना, ठीक, कब से कब रही, 51 से 56, 5 साल का। दूसरी पंचवर्षीय योजना को हम लेते हैं तो वो आती है 1956 से 61। तीसरी पंचवर्षीय योजना को हम देखते हैं तो वो आती है 61 से 66, और उसके बाद आपको पता है कि एक योजना अवकाश हुआ था 69 तक। हमारे यहाँ बात किसकी कर रहे हैं, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत। तो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब होती है भारत में, 2 अक्टूबर 1959, और 2 अक्टूबर 1959 में कौन सी पंचवर्षीय योजना, कौन सी चल रही है, 56 से 61, तो कौन सी आगे, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में पंचायती राज की क्या हुई थी, शुरुआत। ठीक है, क्योंकि शुरुआत राजस्थान से होती है, तो वही मामला हो गया। पंचायती राज संस्थाओं के लिए दलीय निर्वाचन प्रणाली, यानी पंचायती राज के संवैधानिक विकास के लिए कई समितियों का गठन हुआ था। हमसे इसमें प्रश्न में क्या पूछा है कि किस समिति ने अपनी सिफारिशों में कहा कि पंचायती राज संस्थाओं में पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव में भाग लेने की छूट प्राप्त होनी चाहिए। और इसके लिए हमने क्लास में डिस्कस किया था कि 77 में जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी तो उन्होंने एक समिति का गठन किया था। कौन सी समिति, अशोक मेहता समिति। और अशोक मेहता समिति का गठन कब होता है, 1977। इस समिति की कई सिफारिशें थी, जिनमें से मैंने 3 विशेष फोकस में रखी थी कि एक तो इसमें इसके बारे में चर्चा की गई थी कि पंचायती राज का ढांचा कैसा होना चाहिए, त्रुटि मॉडल वाला होना चाहिए, द्विस्तरीय। और दूसरा इसमें बात ये हुई थी कि इस समिति ने सिफारिश थी कि पंचायती राज के जितने स्तर के चुनाव होते हैं उन सब में पॉलिटिकल पार्टी को भाग लेने की क्या होनी चाहिए, छूट होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा प्रश्न ये है कि दलीय निर्वाचन की अनुशंसा करने वाली समिति कौन सी थी, राइट क्या हो गया, 77 में गठित अशोक मेहता समिति ने अपनी सिफारिशों में कहा था कि पंचायती राज के निर्वाचन में सभी स्तरों के चुनाव में पॉलिटिकल पार्टी को भाग लेने की छूट प्राप्त होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, बहुत आसान सा प्रश्न है, ग्राम सभा की एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें, अपना डिस्कस किया, कम से कम कितनी बैठक होंगी, 2 होंगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, 1989 में किस समिति ने स्थानीय स्वशासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी। ठीक है, क्योंकि हमें बता दिया है सन, विशेष पूछा है, तो ये समिति जो है वो बेसिक रूप से कब गठित हुई है, 89। राजीव गांधी की हमने चर्चा की थी, और राजीव गांधी के कार्यकाल कब से कब तक, 84 से लेकर 89 तक। इनके कार्यकाल में 4 बड़ी समितियां बनी थी, जिसमें जीवी की राव समिति थी 85 में, उसके बाद लक्ष्मी मल सिंह समिति 86 में, उसके बाद आपकी थुंगन समिति और गाडगिल समिति। थुंगन समिति ने अपनी सिफारिशों में कहा था कि पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए, और क्योंकि बात पूछ रहा है 89 की, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, पीके थुंगन समिति ने अपनी सिफारिशों में पंचायतों को संविधान में जोड़ने के बारे में बात की। आपके सामने 4 ऑप्शन है, और प्रश्न क्या है, राजस्थान में पंचायती राज के संदर्भ में विभिन्न जो समितियों के बारे में या एक्ट के बारे में है, तो उनमें से सही कौन सा है। आपको एक सही, 3 इसमें आंसर गलत मिलेंगे, एक सही को ढूंढना है। ठीक है, और जैसा कि क्लास में डिस्कस किया, आपको सीधा दिख रहा है कि राजस्थान सरकार ने पंचायती राज के विकास के लिए 1973 में गिरधारी लाल व्यास समिति का गठन किया था, और इस समिति ने अपनी सिफारिश में मुख्य बात ये की थी कि ग्राम पंचायत में ग्राम सेवक और पदेन सचिव का पद सृजित किया जाना चाहिए। ठीक, तो इसका तो सीधा, क्योंकि ये सही है, तो बाकी आपके, क्योंकि शादी के लिए आपको पता ही है 62 के बजाय कब होती है, 64, और ये भी राजस्थान सरकार की समिति थी। ठीक है, तो इसमें आपका सही आंसर कौन सा है, डी वाला। अगला देखो, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व है। किसकी बात कर रहा है, पंचायती राज में महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण की बात कर रहा है। ठीक है, और आरक्षण के बारे में, पंचायती राज संस्थाओं के आरक्षण के बारे में जो चर्चा हमने की थी वो कौन से में की थी,
243 डी में की थी। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा कि महिलाओं की भागीदारी के लिए जो पंचायती राज में आर्टिकल आपका किसके तहत भागीदारी होगी, SC ST और महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व देने की बात की है, तो कौन से आर्टिकल में की, 243 डी में की। प्रश्न नंबर 90 देखो, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में प्रत्येक राज्य में किस प्रकार की नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान किया गया है। तो ये देखो आपके सामने एक अधिनियम है, नगर पालिका अधिनियम, और नगर पालिका अधिनियम कौन सा है, 2009। और इस अधिनियम में जैसे लगभग 3 स्तर हमारे सब जगह चलते हैं। कस्बों में हम नगर पालिका को देखते हैं या उसको नगर पंचायत भी बोल सकते हैं। जिला स्तर पे लगभग नगर परिषद होती है, और बड़े शहरों में, महानगरों में या संभाग स्तर पे नगर निगम। तो यहाँ पर देखो कौन कौन से ऑप्शन है, टाउन एरिया समिति, नगर पालिका समिति, नगर निगम समिति, नगर पंचायत। टाउन एरिया समिति के बारे में कोई चर्चा नहीं, ठीक है। तो ये 3 तो है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा कि टाउन एरिया समिति नगर पालिका अधिनियम 2009 में उल्लेखित नहीं। निम्न से कौन सा कार्य नगरीय निकायों का नहीं है। नगरीय निकाय का मतलब संविधान की 12वीं अनुसूची, और 12वीं अनुसूची का मतलब कितने मदों की बात, 18 मदों की बात। अब इनमें से 4 काम है, इनमें से एक काम है जो नगरीय निकाय नहीं करते हैं। तो देखो, जन स्वास्थ्य और सफाई, ये नगरीय निकायों का काम होता है, बिल्कुल होता है। सुबह सुबह आप भी देखते हो, नगर शहरों में रहते हो, तो स्वच्छता अभियान के तहत एक कचरा निस्तारण के लिए आपके लोग पहुंचते हैं। फायर ब्रिगेड, अग्निशमन भी 12वीं में आता है। गरीबी निवारण, ये हमने जब 11वीं और 12वीं दोनों पढ़ी थी, तो ये एक कॉमन विषय है जो दोनों में आपको मिलेगा, नगरीय निर्धनता और ग्रामीण निर्धनता। आबकारी नियमन, ये इसका विषय नहीं है, और आपसे पूछा भी क्या है, कौन सा नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा है, आबकारी नियमन है, वो 12वीं अनुसूची का विषय नहीं है। ग्राम सभा की किसी बैठक में संकल्प पारित करने के लिए क्या आवश्यक है। ग्राम सभा की बैठक हो रही है, उसमें आपको कोई प्रस्ताव लेना है और उसको पारित करवाना है, तो 4 ऑप्शन है, उनमें से किस आधार पे। तो ग्राम सभा के सदस्यों के मतों का बहुमत, ग्राम सभा के सदस्यों के मतों का 2/3 बहुमत, बैठक में उपस्थित और मत देने वाले ग्राम सभा के सदस्यों का बहुमत, और ग्राम सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। तो देखो, बैठक में जो लोग उपस्थित होते हैं और जो लोग मत देते हैं, उनके बहुमत के आधार पर ही प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। तो इसका भी राइट आंसर कौन सा है, सी, कि ग्राम सभा की बैठक में अगर आपको कोई प्रस्ताव पारित करना है, तो बैठक में उपस्थित और वोट देने वाले सदस्यों का आप बहुमत निकाल लोगे। और बहुमत का साधन की बात करें तो कितना होता है, आधे से अधिक। अगर आधे से अधिक सहमत है तो प्रस्ताव पारित होगा। पंचायत राज के संबंध में प्रावधान और अनुच्छेद, इनमें गलत कौन सा है। ठीक, 4 प्रावधान है, सामने 4 आर्टिकल है, हमें थोड़ा सा देखना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत। वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन, तो ये आपको बिल्कुल ठीक है। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान पंचायती राज के लिए कौन से आर्टिकल में है, 243 आई। आई का मतलब जय। पंचायतों के कार्यकाल का उल्लेख 243 अ में है, बिल्कुल ठीक बात। पंचायतों के लिए निर्वाचन 243 क, तो अभी तो हमने पढ़ा है कि 243 क में किसके बारे में उल्लेख है, ग्राम सभा के बारे में उल्लेख। और यहां पर क्या पूछ रहे हैं कि क्या चुनाव का विश्लेषण या चुनाव आयोग के बारे में क में है, बिल्कुल नहीं है, वो है 243 ट में, और ट का मतलब क्या हो जाएगा, के। तो क में ना होके इंग्लिश अल्फाबेट के है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहे गलत कौन सा है, तो आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। रिजर्वेशन आपका घ में यानी डी में मिल ही रहा है, ठीक। अगला देखो, पंचायती राज का स्वर्ण जयंती समारोह कब आयोजित किया गया। देखो, स्वर्ण जयंती समारोह है वो कितने वर्ष पूर्ण होने पर होता है, 50 वर्ष। राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत कब होती है, 2 अक्टूबर 1959 नागौर से, ठीक है। और इसको 2 अक्टूबर 2009 को कितने साल हो जाएंगे, 50 साल। तो 50 साल यानी स्वर्ण जयंती समारोह नागौर में आयोजित किया गया था। और उस समय इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जो यूपीए सरकार थी उसकी चेयरपर्सन थी श्रीमती सोनिया गांधी। इन्होंने इसकी क्या की थी, अध्यक्षता। तो स्वर्ण जयंती समारोह कब मनाया गया, 2 अक्टूबर 2009 को मनाया गया। अगला देखो, निम्न से कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची
11वीं अनुसूची, और 11वीं अनुसूची का मतलब पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज या 11वीं अनुसूची में हमने बात की थी आर्टिकल 243 6 के तहत कितने विषय थे, अरे कर्तव्य में कितने विषय थे, 29 प्रकार के विषय। इनमें से कौन सा विषय है जो पंचायती राज की 11वीं अनुसूची में नहीं है? तो देखो, पशुपालन बिल्कुल इसका विषय है, लघु उद्योग और उनका विकास, कुटीर उद्योग ये भी बिल्कुल है। कांजी हाउस, ये पहले रिपीट हुआ प्रश्न है एक, कांजी हाउस का उल्लेख है वो कहां पर मिलेगा? 12वीं अनुसूची, पशु क्रूरता को रोकने के लिए कांजी हाउस का निर्माण किया जाएगा। और हमसे ये पूछा कि कौन सा 11वीं में सूचीबद्ध नहीं है, तो बाजार और मेले भी 11वीं में है, तो ये तीन तो 11वीं मिलेंगे, लेकिन कांजी हाउस का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? 12वीं में है, और इसलिए आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा कि कांजी हाउस का उल्लेख 11वीं अनुसूची में नहीं है। अगला देखो, वर्ष 2015, देखो थोड़ा सा प्रश्न को पढ़ते समय थोड़ा ध्यान लगाना, आपको एक बाउंड कर दिया है 15 तक। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित हुए? 73वां संविधान संशोधन लागू होता है 93 में। कब लागू हुआ? 1993। और राजस्थान की बात करें तो कब लागू होता है? 1994। 1994 से पहले राजस्थान में पंचायती राज के कितने चुनाव हो गए थे? 5। और इस अधिनियम के लागू होने के बाद आज तक कितने हो गए हैं? तो पहला 95, दूसरा भाई पहला देखें तो 95 में पहला हो गया, 2000 में सेकंड वाला हो गया, 2005 में थर्ड इलेक्शन हो गया, 2010 में फोर्थ इलेक्शन हो गया, 2015 में कितना हो गया? 5वां इलेक्शन हो गया, और 2020 और 21 इसमें 6ठा इलेक्शन हो गया। लेकिन हमें पूछ रहा है 2015 तक, तो कितने हुए? 5। और अधिनियम लागू होने से पहले कितने हो गए? 5। तो 5 और 5 कितने हो गए? तो कितनी बार हो गया? 10 बार। हाँ, ये पूछ रहे थे कि आज तक पंचायती राज की कितने चुनाव राजस्थान में संपन्न करवाए गए हैं, तब हो जाता कि अधिनियम के लागू होने से पहले 5 है और आज तक कितने हो गए हैं? 6 हो गए। तो 6 और 5 11 होता है, लेकिन हमें बाउंड किया है कि 2015 तक बताना है। आगे देखो, राजस्थान में एक ग्राम सभा बनती है, ग्राम सभा किससे बनती है? तो देखो, मैंने एक शब्द आपको नोट करवाया था, अगर आप क्लास में पढ़ रहे, अपनी क्लास में नोट्स में देखना, सर्किल, कि ग्राम सभा में कौन भाग लेते हैं? ग्राम पंचायत सर्किल के सभी पंजीकृत मतदाता उसकी बैठकों में भाग लेते हैं, और उनसे मिलकर क्या बनती है? ग्राम सभा बनती है। ठीक है, ये शब्द उससे भी बात हुई थी कि शब्द को पकड़ लेना, आपको उत्तर आराम से मिलेगा। अगला देखो, पंचायती राज की समस्याओं का अध्ययन करने हेतु भारत सरकार द्वारा 1986 में निम्नांकित में से कौन सी समिति का गठन किया गया था? तो अभी मैंने पीछे इस प्रश्न को हल किया जब हम सिंघवी या थुंगन समिति की बात कर रहे थे कि 1986 में राजीव गांधी की सरकार में एक समिति बनी थी, कौन सी? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। और इस समिति की सिफारिशों के आधार पर ही भी पंचायतों को संविधान में जोड़ने के लिए 64वां और 65वां संशोधन पेश किया गया था, जो कि संसद में पारित नहीं हो पाया। और फिर उसी सपने को पूरा करने के लिए नरसिम्हा राव सरकार ने 73वां और 74वां संशोधन पेश किया था। कब? 92 में, जो कि 93 से क्या हुआ था? लागू। तो 86 में कौन सी समिति बनी? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। अगला देखो, सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? यानी ग्राम सभा की बैठक शुरू हो गई है, सरपंच भी उपस्थित नहीं है, उप सरपंच भी उपस्थित नहीं है, दोनों अगर उपस्थित नहीं है तो फिर बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसमें देखो, इस कार्य कोई भी उपस्थित सदस्य, तो सदस्य कौन है? पंजीकृत मतदाता, जिसे ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा इस प्रयोजन हेतु चुना गया, वो उनकी अनुपस्थिति में बैठकों क्या करेगा? अध्यक्षता। क्लियर हुआ था हमारा कि ग्राम सभा की बैठकों में कौन भाग लेता है? ग्राम पंचायत सर्किल के सभी पंजीकृत मतदाता। ये हमने पिछले प्रश्न आपने देखा था। तो बैठक में अगर ये दोनों उपस्थित नहीं है तो भाग कौन लेगा? ऐसा कोई सदस्य जिसे इस बैठक की अध्यक्षता करने के लिए सहमति से चुना जाए, वो इस बैठक की क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा। अगला देखो, राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं? ये भी प्रश्न आपने किया था और मैंने बताया था कि इन तीनों का इस्तीफा किसको दिया जाता है? बीडीओ को दिया जाता है। बीडीओ का मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर।
तो दोस्तों अब हम बात करेंगे हमारे ज्योग्राफी एसएसटी से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव्स हैं अपने एग्जाम में आए उनके, ठीक है। तो दोस्तों अपना जो आज का अभी का पहला क्वेश्चन है वो है दुनिया का पहला नेशनल पार्क कौन सा है। अपने पास जो ऑप्शन है वो है येलोस्टोन नेशनल पार्क, क्रूगर नेशनल पार्क, बैंफ या बांफ नेशनल पार्क और सेरेगेंटी। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करेंगे अपना पहला नेशनल पार्क कौन सा है, तो पहला नेशनल पार्क आपको मिलेगा येलोस्टोन नेशनल पार्क। ये येलोस्टोन नेशनल पार्क है दोस्तों, यूएसए में है, ठीक है। और येलोस्टोन नेशनल पार्क काफी चीजों के लिए फेमस है, जैसे येलोस्टोन नेशनल पार्क में आपको बाइसन बैल देखने को मिलेगा। बाइसन बैल यहाँ पे है, बाइसन बुल यहाँ पर पाया जाता है। साथ ही बाइसन बुल के अलावा यहाँ पे आपको इस येलोस्टोन नेशनल पार्क में धुआंरे देखने को मिलेंगे। धुआंरे के साथ साथ आपको यहाँ पे पेंट पॉट देखने को मिलेगा, पेंट पॉट देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पे धुआंरों के अलावा यहाँ पे आपको ओल्ड फेथफुल गीजर भी देखने को मिलता है। ओल्ड फेथफुल गीजर भी आपको यहां देखने को मिलता है। और ओल्ड फेथफुल गीजर जो है वो विश्व का सबसे बड़ा गीजर है। और इस ओल्ड फेथफुल गीजर को हम क्या कहते हैं, अनंत की घड़ी कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है। ये हो गया दोस्तों हमारा अभी का पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट है कनाडा का सबसे पुराना जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे ये जो बैंफ राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये अपने कनाडा का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। और यहां पर भी आपको विशेषतः जो बाइसन बैल है वो देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं अफ्रीकन लॉयन सफारी के लिए कौन प्रसिद्ध है। अफ्रीकन लॉयन सफारी की अगर बात करेंगे तो दोस्तों बहुत ही शानदार एक नेशनल पार्क है, सेरेगेंटी तंजानिया में स्थित है। सेरेगेंटी नेशनल पार्क अफ्रीकन लॉयन सफारी के लिए काफी मतलब बहुत बड़ा टूरिस्ट हब है। बड़ी संख्या में यहाँ पे आपको जो पर्यटक है वो देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट है क्रूगर नेशनल पार्क कहां स्थित है। दोस्तों क्रूगर नेशनल पार्क की अगर हम बात करेंगे तो क्रूगर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है। और यह भी अपनी विविधताओं के लिए जाना जाता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। आज के जो हमारे क्वेश्चन है दोस्तों कोई एक्सप्लेनेशन जैसा नहीं है कि कोई मतलब इनमें सीधा क्या है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है ना। उस तरह के क्वेश्चन होंगे जैसे राजस्थान की राजधानी क्या है तो जयपुर, उस तरह के कुछ क्वेश्चन है। येलोस्टोन नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों कितना शानदार क्वेश्चन है। येलोस्टोन नेशनल पार्क की अगर हम बात करेंगे, जैसे हमने पहले ही क्वेश्चन में हमने बात की थी कि एक तो यहां पे गीजर पाया जाता है, ओल्ड फेथफुल गीजर, तो ओल्ड फेथफुल गीजर और साथ ही गर्म झरने अपने को यहां पर मिलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट है एवरग्लेड्स जो नेशनल पार्क है किस देश में स्थित है। एवरग्लेड्स जो नेशनल पार्क है ये भी अमेरिका में ही स्थित है दोस्तों, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट है फियोर्डलैंड नेशनल पार्क। दोस्तों ये काफी चर्चा में रहा था फियोर्डलैंड नेशनल पार्क। आपने एक मूवी सुनी होगी नाम लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, है ना। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवी थी और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवी को बड़ी संख्या में ऑस्कर मिले थे। तो वो सारा का सारा जो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स है वो इसी फियोर्डलैंड नेशनल पार्क में शूट की गई थी। तो बहुत ही शानदार ये नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट है टॉरेस डेल पाइन नेशनल पार्क किस देश में स्थित है। दोस्तों ये चिली में स्थित है, ये ध्यान रखना है। और ये भूमध्य सागरीय वनस्पति के लिए विशेषतः जाना जाता है। ओके नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट की हम बात करेंगे, अपने को है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है योसेमाइट, ठीक है। योसेमाइट नेशनल पार्क कहां है। तो योसेमाइट जो नेशनल पार्क है दोस्तों ये अमेरिका में है, ठीक है, ध्यान रखना है। ओके नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है गलपैगोस नेशनल पार्क कहां स्थित है। गलपैगोस नेशनल पार्क की हम बात करेंगे तो दोस्तों काफी फेमस रहा है। डार्विन जो है हमारे डार्विन, जिन्होंने डार्विन के सिद्धांत आप जानते ही हैं, जीवोत्पत्ति कौन सा डार्विनवाद का सिद्धांत है, मुझे साइंस नहीं ध्यान, बट डार्विन का जो सिद्धांत है वो डार्विन का जीवन इस गलपैगोस नेशनल पार्क से रिलेटेड रहा है। ओके नेक्स्ट पे आ जाते हैं। पांडा मुख्यतः कहां पाए जाते हैं। दोस्तों पांडा
ये पांडा जो है काफी प्रसिद्ध जीव है और हमारा जो WWF है ना, वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर, WWF का मैस्कोट भी है और ये पांडा मुख्यतः चाइना में मिलता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। लामा, लामा कहां का पशु है? लामा दोस्तों ये दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है और कुछ कुछ ऊंट जैसा दिखता है ना। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है रेंडियर किस क्षेत्र का पशु है? तो दोस्तों रेंडियर जो होता है ये ध्रुवीय हिरण होता है। ध्रुवीय हिरण, ध्रुवीय हिरण होता है वो रेंडियर होता है, तो ये ध्रुवीय क्षेत्रों में ही पाया जाता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। बंगाल टाइगर मुख्य रूप से कहां मिलते हैं? दोस्तों बंगाल टाइगर, नाम में ही पता लग रहा है बंगाल, तो ये कहां होगा? अपने भारत में। तो बंगाल टाइगर मिलता है अपने को भारत में। ठीक है, नेक्स्ट पे अब बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, IUCN का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों IUCN की अगर हम बात करेंगे तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, दोस्तों यही इसका सही नाम है। बाकी इंटरनेशनल यूनियन फॉर क्लाइमेट एंड नेचर नहीं दोस्तों, यही इसका बिल्कुल सही नाम है, ये ध्यान रखना है। IUCN दोस्तों एक बुक जारी करती है जिसको हम रेड डाटा बुक कहते हैं। रेड डेटा जो बुक है, ये रेड डेटा बुक में क्या है दोस्तों? रेड डेटा बुक में अपने को संकटग्रस्त जो प्रजातियां होती हैं उनको इंगित किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि इनमें से कौन सा IUCN की वर्गीकरण सूची का हिस्सा नहीं होता है? दोस्तों असुरक्षित, लुप्तप्राय, विलुप्त, ये सब होते हैं, बस प्रकाश संश्लेषण जैसी कोई भी सूची नहीं होती है, तो ये ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। तो कौन सा राष्ट्रीय विकास का, अच्छा दोस्तों तो ये अब इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आ गए हैं, तो अभी इकोनॉमिक्स वाले सर हैं वो आपको ये सॉल्व करवाएंगे। ओके, थैंक यू। हेलो साथियों, नमस्कार। मैं जे चौधरी, प्रयास के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। हम बात कर रहे हैं हमारे जो ग्रेड 3 के टास्क आधारित टेस्ट पेपर चल रहे हैं उसके संदर्भ में बात करने वाले हैं। हिस्ट्री के सेगमेंट में जो भी क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं उसका हम विस्तृत रूप से अध्ययन करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को खूब मजा आ रहा होगा पेपर में। एग्जाम ओरिएंटेड पेपर हमारी टीम तैयार कर रही है, जिसमें हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन आप देखिए 137वां है और आज इस बार आपके टॉपिक दिल्ली सल्तनत से संबंधित राजवंशों के थे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। लाख बख्श मतलब लाखों का दान देने वाला, बख्शिश देने वाला। तो लाख बख्श के नाम से या उपाधि के नाम से जाने जाने वाला जो शासक है उसका नाम क्या है भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में दिल्ली सल्तनत का या भारत में इस्लाम व तुर्क राज्य का फाउंडर मानोगे आप? क्या मानोगे? संस्थापक मानोगे। कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी का गुलाम था। किसका गुलाम था? गोरी का गुलाम था। और जब गोरी ने 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का प्रशासक एज ए मलिक के पद पर नियुक्त किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है। किस पद पर भारत में नियुक्त हुआ था? मलिक के पद पर नियुक्त हुआ था। और 1194 से 1206 तक ये भारत में मलिक के तौर पे काम करेगा। जैसे ही गोरी की मृत्यु होती है 1206 में, तो लाहौर को ऐबक ने राजधानी बनाया। किसको? लाहौर को राजधानी बनाया और भारत में तुर्क राज्य अर्थात गुलाम वंश की स्थापना की। तो गुलाम वंश का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी उदार और दानशीलता के कारण लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। इसलिए इसका एक दूसरा नाम और है, हातिम द्वितीय। इसको हातिम द्वितीय भी कहते हैं। इसके अलावा ये कुरान को बहुत सुरीले अंदाज में गाता था, इसलिए इसकी एक उपाधि आपको क्या देखने को मिलती है? कुरान खां देखने को मिलती है। और ऐबक ने भारत के अंदर एक तो कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, और अजमेर के अंदर
विग्रहराज की पाठशाला जो है संस्कृत सरस्वती कंठावरण, उसको तोड़कर 2.5 दिन का झोंपड़े का निर्माण करवाया था। तो इसका पहले का या 137 का आंसर जो होगा वो क्या होगा जी? कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। जबकि ऐबक के उत्तराधिकारियों में आप देखोगे कौन होगा? इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश को भारत में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कहोगे और भारत में एकता का वास्तविक शुरुआत, एकता प्रणाली का जनक और सम्राट के पद को वंशानुगत करने वाला सम्राट। इसके अलावा मुद्रा प्रणाली जिसमें चांदी और तांबे के सिक्के जारी करने वाला सम्राट, जित्तल और टंके नामक सिक्के चलाए थे इल्तुतमिश ने। जबकि बलबन ने अपने आप को जिले इलाही घोषित किया और ये गुलाम वंश की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करेगा। जबकि मोहम्मद बिन तुगलक को भारत के इतिहास में पागल बादशाह की संज्ञा दी जाती है, या इसको रक्त पीने वाला, रक्त पिपासु सम्राट कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट देखिए, अपनी शक्ति को संकेत करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी, तूतीय हिंद, जिले इलाही, केसरे हिंद, दीने इलाही। तो आपको पता है केसरे हिंद की उपाधि तो ब्रिटिश सरकार में दी जाती थी और ये बहुत सारे भारतीय शासकों को भी दी, और विशेष रूप से जब आप नेशनल मूवमेंट पढ़ते हो तो प्रथम विश्व युद्ध के सहयोग के कारण गांधी को अंग्रेजों ने दी थी। इसके अलावा दीन इलाही ये अकबर के द्वारा चलाया गया एक नया क्या था? धर्म था। इसके अलावा तूतीय हिंद ये दिल्ली सल्तनत में ही आगे अपन अमीर खुसरो का नाम पढ़ते हैं, जो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी और साहित्यकार माने जाते हैं। 7 शासकों का शासनकाल देखा था। अमीर खुसरो के उपाधि है तूतीय हिंद या भारतीय तोता, ठीक है। जबकि पीछे क्या बच गया? जिले इलाही। तो जिले इलाही की उपाधि धारण करी थी किसने? बलबन ने। बलबन की उपाधि कौन सी है? जिले इलाही। अर्थात ये अपने आप को बलबन ईश्वरीय स्वरूप मानता है और इसकी जो प्रशासन की पॉलिसी थी या शासन की पॉलिसी थी वो ब्लड एंड आयरन, रक्त व लोह की नीति, न्याय, शक्ति व प्रतिष्ठा की नीति पर आधारित इनकी प्रशासनिक व्यवस्था थी। तो इसका सही आंसर हो गया जिले इलाही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडो इस्लामिक वास्तुकला के दोहरे गुम्बद, डबल डॉम वाली विशेषता दिल्ली सल्तनत के किस वंश के शासकों के द्वारा शुरू की गई थी? बहुत अच्छा स्मार्ट क्वेश्चन माना जाता है। अब दिल्ली सल्तनत के अंदर 5 राजवंश देखते हैं। 5 राजवंशों के अंदर सबसे पहले आप गुलाम वंश देखते हैं। तो गुलाम वंश का शासक जो होता है इल्तुतमिश। कौन होता है? इल्तुतमिश के काल में पहला मकबरा बनता है। तो भारत में मकबरों का जनक जो है इल्तुतमिश को कहा जाता है। इल्तुतमिश ने अपने पुत्र की स्मृति में 1229 में दिल्ली में सुल्तानगढ़ी नामक मकबरे का निर्माण किया था। तो दिल्ली सल्तनत के अंदर मकबरों का जन्म तो हो गया, जनक हो गया गुलाम वंश का शासक इल्तुतमिश। ठीक। तुगलक काल के अंदर मकबरे बने, लेकिन बड़े व सादे मकबरे बने और इनकी विशेषता थी ढलवा दीवारों वाले मकबरे। अब सादे और ढलवा दीवारों वाले मकबरे इसलिए बनाए गए क्योंकि तुगलक काल के अंदर आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा डाउन थी। तो आर्थिक स्थिति की गिरावट की वजह से सिंपल और सादे बड़े ढलवा दीवारों वाले मकबरे तुगलक काल में बने। जबकि खिलजी काल के अंदर मकबरे तो बने लेकिन इतने आकर्षक नहीं थे। ज्यादातर इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्गों पर काम किया, क्योंकि मंगोल आक्रमण से सुरक्षा हेतु इन्होंने कई सारे किलों की श्रृंखला बनवाई, जिसमें दिल्ली में सीरी फोर्ट और 1000 खंभों वाला महल और किला प्रमुख है।
जबकि डबल डोम वाले जो मकबरे बनते हैं वो लोधी काल में बने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लोधी काल के अंदर मकबरों का गोल्डन एरा कहोगे, मकबरों का स्वर्णिम काल किसके काल को कहोगे? सिकंदर लोधी के काल को कहोगे। और सिकंदर लोधी के काल में पहली बार भारत में डबल डोम का प्रयोग हुआ मकबरों के अंदर। दोहरे गुंबदों वाले मकबरों का प्रयोग सिकंदर लोधी के द्वारा किया गया। तो इसका सही आंसर हो गया लोधी वंश। और शासक का नाम पूछे तो सिकंदर लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक दिल्ली पर शासन किया? तो आपको पता है कि सबसे पहले दिल्ली में गुलाम वंश, जिसको अपन तुर्क राजवंश का पहला वंश के नाम से जानते हैं, 1206 से कब तक? 1290, लगभग 84 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। इसके बाद में आप देखोगे खिलजी वंश आता है। तो ये सबसे छोटा राजवंश रहा, मात्र 30 ईयर्स, 90 से 1320। तो ये छोटा कार्यकाल है। लेकिन अपने को पूछा क्या है? सबसे लंबा कार्यकाल पूछा है। इसके बाद में थर्ड नंबर पर तुगलक वंश आता है। तो तुगलक वंश का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है, 1320 से 1414। तो लगभग 94 ईयर्स तक आप अवधि देखोगे किसकी? तुगलक वंश की। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? तुगलक वंश। और बाद में आप दूसरा छोटा कार्यकाल देखते हो, सैयद वंश। सैयद वंश का शासन अवधि है 1414 से 1451। और अंतिम शासन करने वाले कौन थे? लोधी वंश के शासक थे। तो लोधियों का कार्यकाल 1451 से 1526 तक माना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? तुगलक वंश। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में दक्ष या माहिर था? तो इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो है इन सभी विद्याओं के अंदर पारंगत और प्रवीण था। दिल्ली सल्तनत कह दो या बाद में आप मुगलों का शासनकाल देखो, उन सब में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और विद्वान शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, जो इन सभी विद्याओं के अंदर पारंगत देखने को मिलता है। नेक्स्ट लिखिए, अगला क्वेश्चन है, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी को स्थानांतरित करने वाला शासक, मतलब ये आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो इधर देखिए आप, दिल्ली पहले राजधानी थी। अगर मैं कहूं कि दिल्ली को राजधानी बनाने वाला शासक कौन है, तो आप बताओगे इल्तुतमिश। क्योंकि जब गुलाम वंश की स्थापना हुई थी तो दिल्ली में न होकर लाहौर में हुई थी। तो दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी लाहौर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापित की गई और इल्तुतमिश ने फिर दिल्ली राजधानी ट्रांसफर करी और तुर्क राज्य का वास्तविक संस्थापक कहलाया। ठीक, इसके बाद में आप देखते हो कि दिल्ली से राजधानी दौलताबाद कौन ले गया? तो दौलताबाद कह दो या इसका दूसरा नाम है देवगिरी। तो देवगिरी ही दौलताबाद है, जो जलालुद्दीन खिलजी जो है वो देवगिरी को जीतकर इसकी नाम दौलताबाद रखेगा। ठीक है ना। कालांतर में मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी को जीता वापस और अपनी राजधानी कहां ट्रांसफर करता है? दौलताबाद को राजधानी बनाया। तो इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है ना। मोहम्मद बिन तुगलक ने कई सारी योजनाएं चलाई थी। उस योजनाओं में एक राजधानी परिवर्तन भी है। राजधानी दिल्ली से कहां ले गया? दौलताबाद ले गया। इसके अलावा एक योजना इसकी है, खुरासान का अभियान की योजना बनाई थी और इसने 3 लाख सैनिकों को एडवांस वेतन देकर भर्ती किया, लेकिन ये योजना भी असफल हो गई। इसके बाद में इसने कराची, हिमालय वाला जो क्षेत्र है, इसको जीतने का प्रयास किया, ये भी योजना असफल हो गई।
इसके अलावा इसने सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत करी तो ये भी असफल हो गई। और लास्ट में दक्षिण भारत के अंदर टैक्स बढ़ाया, दोआब कर वर्दी, लेकिन अकाल पड़ जाने के कारण ये योजना भी असफल हुई। इसलिए इतिहास में इसको पागल बादशाह की संज्ञा दी गई है। तो इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया? तो हमें समझना है कि इब्न बतूता है कौन। तो इब्न बतूता एक यात्री था जो मोरक्को, अफ्रीका में पड़ता है, मोरक्को यात्री था ये। मोरक्को की राजधानी रब्बात, तो रब्बात से ये भारत आता है और इसने भारत में रहते हुए रेहला नामक पुस्तक लिखी। ये इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू थर्ड ग्रेड, ध्यान रखना। कौन सी पुस्तक है? रेहला। और ये किसके काल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। कब आया था? 1333 ईस्वी में आया। कब आया? 1333 ईस्वी में भारत आया। और मोहम्मद बिन तुगलक इससे प्रभावित हुआ, अर्थात ये विद्वान था और इसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया। कालांतर में मोहम्मद बिन तुगलक एंड इब्न बतूता के मध्य विवाद हो गया, इसलिए काजी के पद से हटाकर इसने दिल्ली की जेल में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा इब्न बतूता को डाल दिया जाता है। कालांतर में फिर दोनों में संधि हुई, राजीनामा हुआ। इसके बाद इब्न बतूता को एमबीटी ने चाइना भेजा राजदूत बनाकर, और उसके बाद ये वापस भारत नहीं लौटा और अपने देश जाकर रेहला नामक पुस्तक लिखी। उसके अंदर मोहम्मद बिन तुगलक और तुगलक वंश की जानकारी देखने को मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, सैयद वंश का प्रथम शासक कौन था? सैयद वंश का फाउंडर पूछा है, तो तुगलक वंश के पतन के बाद में आप सैयद वंश देखोगे। तुगलकों का अंतिम शासक आप देखोगे नासुरुद्दीन। नासुरुद्दीन के समय 1399 ईस्वी के अंदर, 98-99 के अंदर भारत पर ईरानी सेनापति नेपोलियन का आक्रमण हुआ, जिसको ईरानी नेपोलियन कहते हैं, नादिर शाह नहीं, कौन? ईरान का नेपोलियन नादिर शाह। लेकिन नादिर शाह को अपन मुगल काल में पढ़ते हैं, इससे पहले आप तैमूर का आक्रमण पढ़ते हो। तैमूर लंग, किसका आक्रमण हुआ था 1398 के अंदर? तैमूर लंगड़े का आक्रमण हुआ था। तैमूर लंग ने जब भारत को जीता तो खिज्र खान ने तैमूर का क्या किया था? सहयोग किया था। और जीते हुए प्रदेशों को तैमूर किसको देके के चला गया था? खिज्र खान को। तो अंत में 1414 में फिर खिज्र खान के द्वारा भारत में सैयद वंश की स्थापना की और इसने सम्राट की उपाधि धारण न करके रैयत ए आला की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि? रैयत ए आला की उपाधि धारण की। अगला क्वेश्चन देखिए, होली के त्योहारों को सार्वजनिक उत्सव के रूप में मनाने वाला या भाग लेने वाला शासक कौन था? तो होली का त्योहार मनाने वाला जो प्रथम शासक था दिल्ली सल्तनत का, वो कौन था भाई? कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक ने पहली बार सार्वजनिक रूप से हिंदू त्योहार मनाने की शुरुआत की और उसके अंदर सबसे प्रमुख त्योहार क्या था? होली था। ये अपने दिल्ली दरबार के अंदर कलर्स खेलने में विश्वास रखता था और सभी से मिलकर कलर खेलता था। तो इसका सही आंसर बी हो गया। नेक्स्ट देखिए, बेरोजगारों की सहायता के लिए दिल्ली में रोजगार कार्यालय की स्थापना किसने की? तो जब आप दिल्ली सल्तनत के अकबर की बात करते हो तो आप बात करते हो फिरोज शाह तुगलक की। किसकी बात करते हो? फिरोज शाह तुगलक की बात करते हो। फिरोज शाह तुगलक ने पहले तो बहुत सारे अलग अलग कार्यालय स्थापित करवाए, जिसके अंदर दास विभाग बनाया, जिसको अपन कहते हैं दीवान ए बंदगान। कौन सा विभाग बनाया?
दीवान ए बंदगान की स्थापना की, जिसमें दासों की भर्ती की जाती थी। इसके अलावा इसने दीवान एक खैरात विभाग की स्थापना की, जिसके अंदर दान दक्षिणा वगैरह दी जाती थी या गरीब लोगों का सहायता की जाती थी। इसके अलावा दासों को प्रशिक्षण देने के लिए इसने कई सारे ट्रेनिंग सेंटर खोले और रोजगार कार्यालयों की स्थापना करी। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? फिरोज शाह तुगलक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है वो कौन था? तो नहर प्रणाली की यदि हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत में नहरों की शुरुआत अगर पूछें तो ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, शहर की शुरुआत गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा भारत में दिल्ली में पहली नहर की स्थापना की गई। जबकि नहरों का जाल बिछाने का जो काम किया वो किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। वो आज भी इस्तेमाल होती है। इसमें यमुना, सतलज और घग्गर नदी को जोड़कर 5 नहरें बनवाई। और इसकी नहर प्रणाली की जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक से जानकारी मिलती है। किसकी पुस्तक से? समकालीन इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक से फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली में बनवाई गई नहर प्रणाली की जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया? तो जजिया कर जो होता है वो गैर इस्लामिक कर होता है। कैसा कर होता है? गैर इस्लामिक कर। और दिल्ली सल्तनत या तुर्क जो राज्य था, या बाद में आप मुगल भी पढ़ते हो, तो मुख्य रूप से 4 प्रकार के कर लिए जाते थे। जजिया, जकात, खराज एंड खुम्स। तो खुम्स तो होता था युद्ध के दौरान या लूटा गया जो धन है इस पर लिया जाता था। खराज और जकात जो है मुस्लिम समुदाय से लिया जाने वाला टैक्स था। जबकि जजिया जो था गैर इस्लामिक कर था, जो हिंदू और अन्य वर्गों से लिया जाता था। तो जजिया कर लगाने वाला सबसे पहले पूछे तो 712 के अंदर मोहम्मद बिन कासिम। 712 में जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को जीता था और वहां के राजा दाहिर को हराया था, तब जजिया कर शुरू हुआ। फिर कालांतर में कुछ शासकों ने कम किया या बंद भी किया, लेकिन फिरोज शाह तुगलक जो है, फिरोज तुगलक के द्वारा ब्राह्मणों से टैक्स वसूलने की शुरुआत की। जब आगे आप दिल्ली सल्तनत के बाद में मुगल पढ़ते हो तो मुगल काल के अंदर अकबर ने 1564 में जजिया समाप्त कर दिया था। लेकिन जब आप औरंगजेब को पढ़ते हो तो औरंगजेब ने वापस शुरू कर दिया था 1679 के अंदर, जिसे अंतिम रूप से उत्तर मुगल काल का शासक जो होता है मोहम्मद शाह रंगीला, तो रंगीला के द्वारा 1720 के अंदर जजिया हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। तो जजिया से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो आपके कवर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो फिरोज शाह जो तुगलक है वो फलों में या फलों का बहुत शौकीन था। विशेष रूप से इसने फलों के कई सारे गार्डन लगवाए और अतिरिक्त आमदनी पैदा हो, ये इसका मोटो था। और विशेष रूप से इसने आम के गार्डन लगाए। 1200 से अधिक गार्डन फिरोज शाह तुगलक के काल में लगाए जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, सिकंदर लोदी ने निम्न में से किस वर्ष आगरा शहर की स्थापना की? तो दिल्ली सल्तनत में आप पढ़ते हो तो दिल्ली राजधानी रही है शुरू से ही, लेकिन लोदी वंश का शासक सिकंदर जो है, सिकंदर लोदी ने 1504 के अंदर कौन सी नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे एक नया शहर बसाया जिसका नाम आगरा रखा, और इसी आगरा को 1506 के अंदर अपनी राजधानी ट्रांसफर किया।
ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया 1504 ईस्वी। चलिए, तो ये हमारे हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन थे। उम्मीद करते हैं सबको अच्छे लगे होंगे और सबने सही किए होंगे। सॉल्यूशन जरूर देखना, क्योंकि बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो हैं आपको मिलते हैं। धन्यवाद सभी को।